स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का क्लास 10 हिंदी है उसमें सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, आपके पूरे बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी का आज की इस वीडियो में पूरा समाप्त हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में 100% जो पूछे जाएंगे वही प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और एक एक प्रश्नों को आपको नोट करना है और याद करके जाना है। ठीक है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखो, इसमें क्या पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, शुक्ल युग की कला अवधि है। शुक्ल युग की जो कला अवधि है वो कब से कब तक है। कला अवधि को आप लोग बच्चों समय सीमा भी कह सकते हो। ठीक है, समय सीमा, ठीक है, कि मतलब किसकी समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, या गा वाला ऑप्शन है 1919 से 1938 ईस्वी तक, या घा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो बच्चों जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की जो कला अवधि है वो कब से कब तक है। इस क्वेश्चन को मैंने एक दो बार पढ़ा भी रखा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि इनकी जो कला अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक है। हमारा गा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, आप लोग देखो 19 और फिर लास्ट में 38। ठीक है, 19 का अगर आप 2 से गुणा करोगे 38 हो जाएगा। तो 1919 से 1938 ईस्वी तक हमारा गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहां आप लोग ध्यान दो कि उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है। प्रेमचंद्र जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, या यशपाल जी हैं, या फिर वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो ये आपका एक उपन्यास विधा पर है भूले बिसरे चित्र, इसके जो लेखक हैं वो कौन है वो आप लोगों को बताना है। तो इसके लेखक जो है बच्चों वो है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है, भगवती चरण वर्मा जी। ऑप्शन नंबर खा वाला जो है हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कि उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो हमारा भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर अब आप लोग आ जाओ। यहाँ क्या पूछ रहा है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है। डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं वो है बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर ग जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो हैं बाबू गुलाब राय जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, याद करना है, क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाना है ना बच्चा, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय जी हैं, या गुलाम राय, या मुंशी ईसा अल्लाह खां, या वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पता होगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है और बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। फटाफट से आप लोग कहीं से भी ढूंढकर हमें कमेंट करो कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। त्याग पत्र बच्चों किस विधा की रचना है, जीवनी विधा, या उपन्यास विधा, या नाटक विधा, या निबंध विधा। ठीक है, देखो विधा बहुत सारी होती है, कहानी विधा, कविता संग्रह विधा। ठीक है, एंड आप लोगों का रिपोर्टर्स, बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो आपको ये बताना है त्याग पत्र जो है वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों जो त्याग पत्र होता है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा का। ऑप्शन नंबर खा जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि जो त्याग पत्र है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर अब आप लोग फोकस करो ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर आप लोग कोशिश करो कि हमारा सही हो। ठीक है, फिर आप लोग देखो, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं।
जो ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या विष्णु प्रभाकर, या मोहन राकेश। तो बच्चों ध्रुव स्वामिनी आप लोगों को पता होगा, ध्रुव स्वामिनी। एंड आप लोगों का जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, चंद्रगुप्त ये भी पता होगा। एंड स्कंदगुप्त ये भी पता होगा, ठीक है, स्कंदगुप्त, झरना, आंसू, इन सबके रचनाकार कौन है? इन सबके लेखक कौन है? आप लोग चैप्टर नंबर 2 ममता चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इसके जो लेखक हैं वो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बच्चों? अर्धनारीश्वर के लेखक ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर जी हैं, या प्रेमचंद्र जी, या जयशंकर प्रसाद, या चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर रचना के रचनाकार कौन है या फिर लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है बच्चों? तो वो हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला जो का वाला है बिल्कुल सही है कि जो अर्धनारीश्वर है इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछ रहा अथाह सागर के लेखक कौन है? जो अथाह सागर है, अथाह सागर के लेखक कौन है? आई होप कि आपको पता होगा और आप लोगों ने बहुत सारी रचनाएं भी याद करी होंगी। अगर नहीं याद किया है तो कम से कम गद्य और पद्य को मिलाकर 50 इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का रचनाकार और रचना का नाम याद कर लो, लेखक और रचना का नाम बच्चों कम से कम इतना तो याद ही कर लो, लेखक और जो इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। अगर ये याद कर लोगे ना तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। देख सकते हो कितने सारे आपकी रचनाएं लेखक पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश भारती, खा है गुलाब राय, एंड गा ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, एंड घा है जैनेन्द्र कुमार। तो अथाह सागर के जो लेखक हैं बच्चों वो है जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि जो अथाह सागर है, अथाह सागर के लेखक जो है बच्चों वो जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो थोड़ा सा नीचे तक है तो मैं इधर कर लेता हूं कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश है, या प्रेमघन है, या गुलाब राय, या घा वाला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, ध्यान रखना रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा जो लहरों के राजहंस हैं, लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश जी। कौन है? मोहन राकेश। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि लहरों के राजहंस है जो रचना है इसके लेखक हमारे मोहन राकेश जी हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि तौलिये किस विधा की रचना है? यहाँ आपको तौलिये जो आपकी एक रचना है इसमें आपको ये बताना है कि जो तौलिये हैं वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर का है नाटक विधा, खा है निबंध विधा, गा है आपका एकांकी विधा, या घा है कहानी विधा। तो बच्चों जो तौलिये हैं, तौलिये के जो लेखक हैं या किस विधा की रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो तौलिये हमारा एकांकी विधा की रचना है, एक एकांकी है। क्या है? तौलिये क्या है बच्चों? एक एकांकी है और जो एकांकी विधा की रचना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आप लोग आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझना कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। इसमें आपको यह बताना है कि इस चारों में से कौन एक नाटक विधा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का है बद्री नारायण प्रेमघन, या खा है श्रीनिवास दास, या गा है जैनेन्द्र कुमार, या घा है कृष्ण सोबती, ठीक है। तो बच्चों आपको यह बताना है कि इन चारों में से कौन से नाटक विधा के लेखक हैं। आपको बताना है कि नाटक विधा के लेखक इन चारों में से कौन है, ठीक है। तो इन चारों में से हमारा जो बद्री नारायण प्रेमघन जी हैं, बद्री नारायण प्रेमघन जी हैं वो हमारे नाटक विधा के लेखक हैं। ये नाटक करते हैं, ठीक है। तो नाटक विधा के लेखक हमारे इन चारों में से बद्री नारायण प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है। जो हमारा कंकाल एक रचना है, कीर्ति है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है राम कुमार वर्मा, घा है मैथिली शरण गुप्त।
देखो ऑप्शन आपके सामने रहता है, आप लोग कोशिश कर लिया करो कि हमारा सही जाता है कि नहीं, ठीक है। फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा। जो हमारा कीर्ति कंकाल आपका रचना है, इसके लेखक हैं आपका जय शंकर प्रसाद जी, ठीक है, जय शंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पर आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर अब आप लोग फोकस कर लो ध्यान से, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम, एंड खा है ठेले पर हिमालय, गा है दृष्टिकोण, या घा है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा हमारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा हमारा ठूठा आम जो है ना बच्चा, ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी का एक निबंध है, एक रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सारे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। का वाला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय, एंड गा है भगवत शरण उपाध्याय, एंड घा है जयप्रकाश भारती। तो बच्चा आपको ये बताना है कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन है। तो हमारे रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, का वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित हमारी आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन नंबर का है मेरा जीवन प्रवाह, या मेरी जीवन प्रवाह, या फिर मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या फिर हमारा नई पौध। तो गुलाब राय द्वारा बताना है, ठीक है, बाबू गुलाब राय जी द्वारा हमारा रचित आत्मकथा बताना है। आत्मकथा कौन सा है? तो वो है मेरी असफलताएं। कौन सी है? मेरी असफलताएं। अब इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये देख लो आपका सीधा लिखा हुआ है आत्मकथा विधा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछ रहा है निम्न में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं कौन सी हैं? रीति काल, ठीक है, रीति काल की आपको विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां दोनों एक ही होती हैं, चाहे आप इसे प्रवृत्तियां कहो या विशेषताएं कहो, ठीक है, दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, गा ऑप्शन है विकल्प का और खा दोनों। का और खा का मतलब है श्रृंगार रस की प्रधानता और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, और घा है देश प्रेम की भावना, ठीक है। तो अगर आपको रीति काल की आपको इसमें दो विशेषताएं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आपको श्रृंगार रस की प्रधानता, बहुत सही है, एक रीति काल की विशेषता है, ठीक है। एंड खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ये भी बहुत सही है। तो हमारा का और खा जो है ना बच्चा वो दोनों सही हो जाएगा। का और खा हमारा श्रृंगार रस की प्रधानता भी सही है और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी सही है, ठीक है। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गा वाला। आपका का और खा दोनों ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य देव, या भिखारी दास, ठीक है। देखो अब आपको ये बताना है कि जो रसिक प्रिया है इसके रचनाकार कौन है, और लास्ट वाला ऑप्शन है बच्चों भिखारी दास, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बता दिया भिखारी दास ऑप्शन है। तो हमारा रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो हमारे हैं आचार्य केशव दास। कौन है? आचार्य केशव दास जी हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है कि जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया की जो रचनाकार हैं वो है आचार्य केशव दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 पर अब आ जाओ। लिखा हुआ है केशव दास की रचना है। इन चारों में से आपको ये बताना है जो केशव दास या आचार्य केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, या भक्तमाल, या फिर आप लोगों का सुधा माईचित्र, या फिर आपका प्रेम वाटिका। तो बच्चों हमारा केशव दास जी की रचना कौन है इन चारों में से? तो केशव दास जी की जो रचना है वो रामचंद्रिका है। कौन सा है? रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। जो केशव दास जी की रचना है वो हमारा रामचंद्रिका है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ललित ललाम के रचयिता है, ललित ललाम के रचयिता आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, या खा है मतीराम, या भूषण, या बिहारी। तो ललित ललाम के जो रचयिता है वो कौन है स्टूडेंट? तो ललित ललाम के रचयिता जो है बच्चों वो है मतीराम जी। ठीक है, मतीराम। ठीक है, मतीराम, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला जो है वो बिल्कुल सही है कि ललित ललाम के जो रचयिता है वो हमारे मतीराम है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। जो रीति ग्रंथ है, रीति ग्रंथ हमारे कितने रूपों में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर का है 3 रूप, या 4, या 2, या 5। तो रीति ग्रंथ बच्चों बताना है। ठीक है, कितने रूपों में मिलते हैं? तो रीति ग्रंथ हमारे 2 रूपों में मिलते हैं। कितने रूपों में? 2 रूपों में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हमारे 2 रूपों में मिलते हैं बच्चों रीति ग्रंथ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और आई होप कि आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और सारा क्वेश्चन आप लोग याद भी कर लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे और बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा तो पूरा आपको करके आना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि अद्भुत आलाप के कवि हैं, अद्भुत आलाप के कवि बताना। ठीक है, यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या मैथिली शरण गुप्त, या हरिओध। ठीक है, तो अद्भुत आलाप के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कौन है? तो वो हमारे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से कौन से आपका प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है जो आपको प्रयोगवादी युग होती है। प्रयोगवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है घोर वैश्विकता, या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण, या गा वाला ऑप्शन है समाज का यथार्थवादी चित्रण, या घा वाला ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूं नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण हमारा ऑप्शन नंबर घा। ठीक है, तो आप लोगों को 2 विशेषताएं बताना, तो हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, घोर वैश्विकता। ठीक है, और खा वाला ऑप्शन सही है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो हमारा ऑप्शन नंबर का और खा ये दोनों सही है। ठीक है, तो आपको 2 विशेषताएं बतानी थी, तो मैंने आपको का वाला और खा वाला दोनों सही कर दिया, तो आप लोगों का ये सही है और ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया? 2 विशेषताएं इसमें मैंने आपको बता दिया प्रयोगवादी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 पर आप लोग देखो। यहाँ 23 में ये पूछ रहा है कि द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या नरपत नल्ला हैं, या तुलसीदास जी, या कबीरदास जी। तो बच्चों आपको द्विवेदी युग का बताना है। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आपको बताना है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं या प्रसिद्ध कवि हैं वो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है। छायावाद युग के प्रमुख लेखक बताना है। ठीक है, लेखक अलग और कवि भी पूछ लेता है, तो कवि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको लेखक बता देता हूं जो आपके छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है यशपाल, खा है वृंदावन लाल वर्मा, एंड गा है राम कुमार वर्मा, एंड घा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख आपको लेखक बताना है, तो वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा जी छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा हमारा बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछ रहा है कि आपका कुमकुम किस विधा की रचना है। आपको ये बताना है जो कुमकुम है एक रचना है, कौन सी रचना है? कुमकुम। ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह की, या निबंध विधा की, या नाटक विधा की, या गद्य काव्य की। तो जो कुमकुम है यह कविता संग्रह की विधा है। किस विधा की है? कविता संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के
कवि बताना है, छायावाद युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, सुमित्रा नंदन पंत, खा है नागेंद्र कुमार नारेंद्र शर्मा एंड आप लोगों का दादू दयाल, या घा है कुतुबन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपके छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन है, कवि आपको बताना है। तो कवि हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, छायावाद युग के प्रमुख कवि या छायावाद युग के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। यहां देखो, निम्न में से रीति काल के प्रमुख दो कवि कौन हैं? रीति काल के प्रमुख दो कवि बताना है। ठीक है, अभी मैंने आपको रीति काल की विशेषताएं बताई थी, अब आपको इसमें रीति काल के कवियों को बताना है, जो रीति काल के कवि हैं उनको बताना है। ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है बिहारी एंड गा है विकल्प का और खा दोनों, या घा है सूरदास जी। दो बताना है बच्चों, चाहे आपका पद्माकर हैं, आपके रीति काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और बिहारी भी हैं। ठीक है, और अब आप लोगों को ये नहीं करना ऑप्शन नंबर का और खा ये दोनों सही है, तो इसलिए आप लोग गा वाला ऑप्शन कर देना, विकल्प का और खा दोनों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर इस टाइप से आए तो ये और ये मत ना करना, आप लोग ये वाला डायरेक्ट लगा देना, गा वाला, विकल्प का और खा दोनों। ठीक है, हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। जो यामा रचना है, यामा और दीपशिखा, इन सब के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, या महादेवी वर्मा जी हैं, या मीराबाई जी हैं, या अशोक वाजपेयी हैं? तो यामा के रचनाकार कौन है बच्चों? यामा के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा। हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में एंड गा है 1943 ईस्वी में एंड घा है 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक हमारा कब प्रकाशित हुआ? जो तीसरा सप्तक है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है, 1959 ईस्वी में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 30 अब आप लोग देखो, यहां आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी हैं, या आपका गजानन माधव मुक्ति बोध हैं, या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो आंगन के पार द्वार, ठीक है, आंगन के पार द्वार के जो रचयिता हैं या फिर आप लोगों का कवि है वो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेयी, हमारा खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं हो। 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका व्याकरण से स्टार्ट होता है। देखो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको रस बताना है। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 और ऑप्शन और आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, आपको पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नाना नाना वाहन नाना वेशा विशेष शिव समाज निज देखा। ठीक है, और कोह मुख हीन विपुल मुख काहू और बिनु पद कर कोठ कहूं पाहू। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें आपको उपयुक्त में कौन सा रस है। आपको इसमें ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा रस है। बहुत सारे रस हैं, आपका करुण रस है, या आपका वीर रस है, या हास्य रस है, या फिर आपका विभात रस है। ठीक है, तो अब आपको इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ोगे ध्यान से ना तो थोड़ी सी हंसी आएगी। अगर आप इसका अर्थ समझोगे तो थोड़ी सी और हंसी आएगी। तो इसलिए हमारा ये हास्य रस है। कौन सा है? हास्य रस है। कौन सा रस है बच्चों? हास्य रस है। याद रखना, क्योंकि इसका जो अस्थायी भाव होता है वो हंसना या हास्य होता है। ठीक है, हंसना ही इसका मतलब एक मेन रीजन होता है हास्य रस का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31। अगर ये कहीं आपको दिखे ऑब्जेक्टिव में तो हास्य रस आप लोगों को लगाना है। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
उत्प्रेक्षा अलंकार है या रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है। बच्चों अगर आपको कहीं भी, ठीक है, देखो यहां ध्यान से समझना, मनहु, ठीक है, एंड जनहु, अगर ये सब आपको दिखता है, ठीक है, एंड मनो जानो, ठीक है, मनो जनहु, ये सब आपको दिखता है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि ये सारे आपके उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। ठीक है, ये सारे आपके मनहु, जनहु, मनो, जानो, ठीक है, ये सारे। तो अगर आपको ये सारा दिखे, आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार लिख कर आना, कोई नहीं काट पाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, 33 नंबर क्वेश्चन, कि नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसको आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें लिखा हुआ है नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, में आपको कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो बच्चों इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। याद कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी है नहीं, क्योंकि अब आपको याद करना होगा, थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीजें ज्यादा रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको ऐसा नहीं कि इसका आपको फार्मूला बताया जाए और आप लोग उस पर टाइम वेस्ट करो। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर एंड शरद सरोरु नैन तुलसी भर स्नेह जल। इसमें आपको बताना है इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, जो हमारा ये दूसरा चरण है और ये हमारा चौथा चरण है, इसमें आपको मात्राएं बताना है। ठीक है, तो मात्रा गिनना तो आप लोगों को आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, ये आप लोगों का कौन सा है? आप लोगों का छंद है। ठीक है, तो आप लोग उसको काउंट करना और आप लोग जरूर देखना। आपको एक देखो यहां, जैसे आपका माओना, तो इसमें एक मात्रा है, इसमें एक मात्रा है। ठीक है, और इसमें आपका एक मात्रा, इसमें दो मात्रा है, इसमें एक मात्रा, इसमें भी वन ही है, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें भी वन एंड इसमें वन। ठीक है, अब इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मात्राएं होंगी दूसरे चरण में। ठीक है, ऐसे अगर आप चौथे चरण में देखोगे तो इसमें भी 13 ही मात्राएं हैं। तो इनमें आपका 13 मात्राएं हैं बच्चों, आप लोग काउंट कर लेना, मैंने एक तो आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है जिसमें 13 मात्राएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी और है वो प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें आपको छंद बनाना है बच्चों, कौन सा छंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है रोला या कुंडलियां या सोरठा या दोहा। अब आपको यह बताना है कि इसमें आपका कौन सा छंद है। ठीक है, हमारा 35 नंबर में जो है इसमें आपका रोला, ठीक है, रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है कि अपव्यय में उपसर्ग लगा है। अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर का है उप या आ या अप या बड़ा आ। ठीक है, तो अपव्यय में आपका कौन सा है? अप, यानी कि आगे क्या जुड़ा हुआ है? अप। तो अप में अप जुड़ा हुआ ना, तो उपसर्ग का मतलब जो आगे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपका अपव्यय में जो है अप उपसर्ग है। क्या है? अप उपसर्ग है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है, अप उपसर्ग है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर गा हमारा सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 अब आप लोग देखो यहाँ कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अगर आपको सह उपसर्ग से सही शब्द बनाना है तो सहकर्मी है या सुमति है या असुविधा है या कुसंगति है। तो बताओ, सह आगे किसमें लगा हुआ है? उपसर्ग का मतलब आगे जुड़ना, तो सहकर्मी है ना, तो सहकर्मी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 पर अब आ जाओ। 38 में पूछ रहा है कि पन प्रत्यय युक्त शब्द है, आपको बताना है कि पन लास्ट में किसमें जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का है बचपन या बच्चा या बचाव या बलवान। तो बच्चों पन, पावनापन, पन से क्या क्या बना सकते हो? बचपन, लड़कपन, बड़कपन, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो इसमें हमारा बचपन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लास्ट में पावनापन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में घबराहट शब्द में प्रत्यय है। जो घबराहट शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? हट है या गम है या गरम है या वट है? तो वट तो है नहीं। ठीक है, घबराहट लास्ट में क्या है? गरम तो है नहीं, गम भी नहीं है, हट है। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है, हट। तो हमारा घबराहट में हट आपका प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, तालाब। तालाब शब्द का रूप है
तालाब शब्द का बच्चों तत्सम रूप क्या है? समुद्र है या झील है या तड़ाग है या महासागर है? तो बच्चों तालाब शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो हमारा तड़ाग है। क्या है? तड़ाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा गा बिल्कुल सही है कि तालाब शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो तड़ाग होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 40 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा आसान थे, लेकिन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे जितना मैंने पढ़ाया है। अभी और भी क्वेश्चन हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। जो अश्व शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है? तुरंग है या पिक प्रभूत या विहंग द्विज या मरकट कप और कपि। ठीक है, तो बच्चों आपका जो अश्व मतलब होता है घोड़ा, और घोड़ा शब्द का पर्यायवाची जो हमारा होता है वो तुरंग और है होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर का जो हमारा बिल्कुल सही है, तुरंग और है जो है अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो अब आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन। यहां लिखा सोना शब्द के पर्यायवाची हैं। सोना शब्द का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन नंबर का है हेम हिरण्य या सारंग कुरंग या केतु पताका या फिर अमी अमिया। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो सोना शब्द है, सोना शब्द का जो आपको पर्यायवाची होगा हेम और हिरण्य। क्या होगा? हेम और हिरण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो 43 नंबर क्वेश्चन कि इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर संधि विच्छेद में आएगा तो ये आएगा, और अभी मैं आपको आगे और एक संधि विच्छेद बताने वाला हूं। इत धन आदि या इत धन आदि या इत धन यादि या इत धन यादि। ठीक है, तो आपको इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा बच्चों वो हमारा इत धन आदि होगा। क्या होगा? इत धन आदि। ऑप्शन नंबर का जो है बिल्कुल सही है कि इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो इत धन आदि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ 44 नंबर क्वेश्चन है यद्यपि। यदि धन अप में संधि है, यदि धन अप में जो संधि है वो यद्यपि है या यदापि है, यदि धन अप है या यद्यपि है। तो बच्चों जो यद्यपि का संधि विच्छेद आपको ये यद्यपि का संधि विच्छेद यदि धन अपि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का वाला हमारा बिल्कुल सही है। यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा वो यदि धन अपि होगा। ठीक है, तो आ जाओ अब हम लोग आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मधु शब्द को तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? सभी बच्चों को पता होगा। अगर आप लोगों ने मधु शब्द का याद किया होगा, थोड़ा सा मेहनत किया होगा, मधुना होता है या मधुने होता है या मधुना होता है या मधुनी होता है। सभी बच्चों को पता होगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट जो मधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन होगा वो मधुना होगा। ठीक है, आप लोग देख लेना, अगर याद किए होंगे तो वैसे भी याद होगा, नहीं याद किए तो याद कर लो। ठीक है, मधु का और नदी का। नदी का देखो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन नदी का ही है। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप है। तो द्वितीय विभक्ति और आपको द्विवचन बताना है तो नद्यो होता है। क्या होता है? नद्यो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47 देखो स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है कि पठंतु, पठंत रूप है पठ धातु का। ठीक है, पठंत रूप है पठ धातु का। तो अब आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है या लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है या घा वाला ऑप्शन है लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो आपको पठंतु का बताना है बच्चों। पठंतु तो स्टूडेंट जो पठंतु का आप लोगों को पठ धातु का है ये हमारा लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। ठीक है, यानी कि लकार आपका लोट लकार है, आपका पुरुष जो है प्रथम पुरुष है, वचन जो है बहुवचन है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि पठ धातु का लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन बताना है। ठीक है, जो पठ धातु का लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन बताना है। ठीक है, पठता या पठसी या पठति या पठिष्यन्ति। ठीक है, याद होगा मैंने इसको पढ़ा रखा है धातु रूप। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा पठसी। क्या होगा? पठसी। हमारा खा वाला ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 पर अब आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 है दशानन का समास विग्रह है। दशानन का समास विग्रह ऑप्शन नंबर का है 10 है मुख जिनके रावण या 10 है मुख जिनके विष्णु हैं या दिशाएं हैं
दिशाएं ही हैं वस्त्र जिनके अर्थात नग्न, या 10 हैं आंखें जिनके पार्वती। तो बच्चों वैसे इसमें तो आपके 3 फेक ही हैं, वैसे ये सही है कि 10 है मुख जिनके वो रावण हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 10 सिर था रावण के। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फिर देख लो। तो ये हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूं। इसमें ये पूछ रहा है, ध्यान से समझना, यहां आप लोगों को बताना है, जो इसको आपको हटा देना है गंगा। ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं गंगा और डैश यमुना। गंगा डैश यमुना, इसको हटाकर लिख देना का समास विग्रह है। गंगा और डैश यमुना का समास विग्रह है। गंगा और यमुना, या गंगा यमुना, या गंग धन यमुना, या फिर यमुना गंगा। तो बच्चों हमारा गंगा और ये डैश है ना यमुना, तो हमारा गंगा और यमुना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही है 50 नंबर का। ठीक है, तो अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का तैयार कर लेते हो तो समझो आपके पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसका रिवीजन भी आप लोगों को करना होगा, आप लोगों को नोट करके याद करना होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी आप कंप्लीट करते रहना। आज की इस वीडियो को सभी बच्चों को लाइक करना है, शेयर भी करना। जितने स्टूडेंट शेयर नहीं करते वीडियो को शेयर कर दिया को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।